गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा कक्षा 8वीं का विषय भूगोल। और भूगोल में जैसे कि आपको पता है हमारा पाठ चल रहा है, पाठ नंबर 3, आर्द्रता एवं मेघ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वातावरण की आर्द्रता के बारे में चर्चा की और बाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है ना। तो जिसमें मैंने आपको वाष्प धारण क्षमता और वाष्प संतृप्त किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी बताई थी। इसके लिए एक प्रयोग भी मैंने आपको समझा के बताया था, है ना। दो ट्रे लिए हमने, एक छन्नी वाला ट्रे लिया है जिसमें स्पंज में हमने चम्मच से पानी डालते गए और ये स्पंज जो है, ये स्पंज पूरा का पूरा भर चुका है और इस भरने के बाद ये ऐसे बहने लगा, है ना। और बहने के बाद ये स्पंज आपको जैसे कि आकृति में दिखाई दे रहा है उस तरह से आपको ये भरा हुआ नजर आ रहा था। तो बहने के बाद ये पानी ये छन्नी से नीचे की ओर आते हुए दूसरे छन्नी में आकर बच गया, मतलब रुका हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग भौगोलिक स्पष्टीकरण जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये स्पंज देखा हुआ है और इसमें पानी की मात्रा जैसे ही इसकी लिमिट क्रॉस कर देती है और उसकी क्षमता टूट जाती है, तो क्षमता से बाहर वो पानी नहीं ले सकता है और वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है ना। तो यही क्षमता के बारे में यही पार्ट को वाष्पीकरण संतृप्त कैसे किया जा सकता है, इससे चर्चा करके, इससे कंपेयर करके ये बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है छोटी सी। तो हम मान लेते हैं कि स्पंज का टुकड़ा वायु समान है, मतलब हमें मान के चलना है कि स्पंज जो है वो वायु समान है। स्पंज का टुकड़ा कितने चम्मच पानी सोख लेता है? जितना भी चम्मच हम लोग यहाँ पे स्पंज में डाल रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता इसमें होती है। लेकिन स्पंज पूरा गीला होने पर बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगता है। जैसे ही इसकी क्षमता टूट जाती है और पानी अब क्षमता खत्म हो जाती है और पानी फिर बूंद बूंद नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो कितने चम्मच पानी डालने पर स्पंज से पानी नीचे गिरने लगा है, यह तुम्हारे नोट से पता चल जाएगा। इसका अर्थ है कि जब स्पंज की पानी धारण करने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तो वह संतृप्त हो जाता है। देखिए, जिसको हम लोग स्पंज को वायु के समान हमने यहाँ पे मान लिया है, तो इसी स्पंज में या वायु में स्पंज की बात करते हैं, तो स्पंज में पानी धारण करने की क्षमता यदि पूर्ण हो जाती है, वो लिमिट के बाहर तो पानी नहीं ले सकता, इस वजह से वह संतृप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त हुए स्पंज को यदि हम लोग थोड़ी सी भी पानी की एक बूंद भी डालें तो वो बूंद बाहर निकलना, पानी के माध्यम में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब वायु में स्थित, अब हम लोग वायु और स्पंज इन दोनों का मिश्रण कर रहे हैं और ये समझ के चलिए कि स्पंज ही हमारा वायु है। तो जब वायु में स्थित वाष्प वायु की वाष्प धारण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वर्षा अथवा हिम के रूप में धरातल पर आता है। तो वायु में जब यह वाष्प धारण क्षमता अधिक हो जाती है, उसकी वाष्प धारण क्षमता से जब वायु में आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए कि ठंडाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी क्षमता, वायु की क्षमता भी टूटने लगी है, तो वह वर्षा और हिम के रूप में धरातल पर आना शुरू होती है। ये समझ में आया ना आप लोग को। तो अब हम लोग यहाँ ये जान रहे हैं कि वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है, मतलब वायु का तापमान कैसा है इसके ऊपर ही वाष्प धारण क्षमता निर्भर करती है। कैसे करती है? यदि तापमान ज़्यादा हो तो वाष्प धारण क्षमता बढ़ जाती है और वही तापमान अगर कम हो तो वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। तो वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी। हमने पहले सीखा है कि वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु ठंडी होती जाती है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतनी ही ठंडी बढ़ेगी, मतलब हमारे आसमान में जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाएंगे ना वैसे वैसे वहाँ की वायु जो होती है ना वो ठंडी होती जाती है बेटा।
तो इस नियम के अनुसार वायु जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको बादल भी लगेंगे। और बादल कैसे निर्मित होते हैं? ठंडी की वजह से, आर्द्रता की वजह से। तो वो वहाँ उस जगह पे, मतलब बादलों की जगह पे या फिर बहुत आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर तक वाष्प धारण क्षमता क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। और आगे दी गई तालिका से यह स्पष्ट है। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये तालिका आपको यहाँ पे दी गई है ना, सॉरी, ये तालिका हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो तालिका है यहाँ पे आपको बताया गया है कि सामान्यतः आर्द्रता का मापन ग्राम प्रति घन मीटर इकाई में किया जाता है। आप लोग को यह प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है कि आर्द्रता का मापन इकाई में किया जाता है, किस इकाई में किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर, इस इकाई में आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो किसी भी तापमान में वायु की आर्द्रता का प्रमाण 0 ग्राम प्रति घन मीटर, इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्राम प्रति, ये ऑब्लिक वाला चिन्ह, प्रति घन मीटर होने पर वह वायु शुष्क कहलाती है। मतलब यदि आर्द्रता का प्रमाण 0 है तो वो वायु तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, है ना। और यदि वही वायु का तापमान या आर्द्रता 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब, और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में वाष्प 30.37 ग्राम प्रति घन मीटर होने पर वायु संतृप्त हो जाती है। और वही यदि 30 सेंटीमीटर के ऊपर जैसे ही हम लोग चढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे वायु संतृप्त होना चालू होती है बेटा। वो 0.37 ग्राम भी अगर बढ़ा दिया ना 30 डिग्री के ऊपर, तो जो उसका जो वजन होता है 37.37 ग्राम प्रति घन मीटर, तो वह वायु क्या हो जाएंगी बेटा? संतृप्त हो जाएगी। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। वायु संतृप्त होगी यानी कि वहाँ पे तापमान में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और वो ठंडी वायु होगी, ठीक है। और वो जल्दी ही बादल से हिम या वर्षा के रूप में बदलने के लिए तैयार होगी। तो यहाँ पे एक तालिका आपको बताई गई है। इस तालिका में आपको विभिन्न तापमानों पर 1 घन मीटर वायु की वाष्प धारण क्षमता दी हुई है। वायु का तापमान 0 डिग्री है, फिर ऋण 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, 10 डिग्री है। ऐसा वायु का अगर यदि तापमान बढ़ता गया तो वाष्प धारण क्षमता जो होती है ना वो बढ़ती जाती है बेटा। देखिए जैसे कम तापमान है, ऋण 5 है, तो यहाँ पे 3.26 है। 0 डिग्री पर 4.85 है। 5 डिग्री पर बड़ी है, ये 6.80 है। 10 डिग्री वायु का यदि तापमान है तो 9.40 है। हमारे आसपास का नागपुर का जो तापमान होता है ना बेटा वो 30 के आसपास होता है जनरली। और फिर वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 40 के ऊपर चला जाता है। तो तब वाष्प धारण क्षमता देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 51.12 ग्राम प्रति घन मीटर, यह इतनी इसकी क्षमता होंगी। और इसके वाष्प धारण क्षमता में अंतर यहाँ पे बताया गया है, तो ये बहुत कम होता है वाष्प धारण क्षमता का अंतर। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 घन मीटर वायु में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, मतलब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 घन मीटर वायु में वायु का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। मतलब 15 डिग्री अगर सेल्सियस का तापमान हमारे आसपास है, मान लीजिए आजकल तो नागपुर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, 9 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है ना। तो मान लीजिए कि 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है हमारे पास और उसमें वाष्प धारण क्षमता कितनी होगी यदि हमको ज्ञात करना है, तो वो कितनी होनी चाहिए? 12.8 ग्राम की वाष्प धारा क्षमता उसमें होती है। तो यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बनती है। यदि 15 डिग्री सेल्सियस में कितनी वाष्प है मौजूद है वहाँ पे, मान लीजिए कि 12.8 ग्राम वाष्प वहाँ पे मौजूद है, उस वहाँ पे उस 12.8 ग्राम वाष्प पर ही उसकी वायु क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। उससे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा दे दिया ना, 12.9 भी कर दिया ना, तो वहाँ से वायु क्या हो जाएगी? मतलब वो हिम रूप में या
वर्षा के रूप में, पानी के रूप में बहना चालू हो जाएंगी। यहाँ से आर्द्रता शुरू हो जाती है बेटा। तो वायु की आर्द्रता भिन्न पद्धतियों से व्यक्त की जाती है। तो इस तरह वायु की आर्द्रता जो है ना वो भिन्न पद्धतियों से व्यक्त होती है। यहाँ पे आपको दो इसके भाग बताए गए हैं। पहला है बेटा निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता। देखिए दोनों चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। मतलब ये सापेक्ष आर्द्रता है और पहली है बेटा निरपेक्ष आर्द्रता। ये दोनों चीजें तो आज होना अपनी मुश्किल है, परंतु मैं आपको निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ कि निरपेक्ष आर्द्रता जो आपको सामने दी गई है और सापेक्ष आर्द्रता जो दी गई है, ये आपको आने वाले दूसरे किताब में यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक कक्षा 10वीं की भाग 1 की पुस्तक में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है मैं बताऊँ आपको। देखिए यहीं पे पेज नंबर 62 है। पेज नंबर 62 जो है विज्ञान 1 का 10वीं कक्षा का पाठ है ऊष्मा। देखिए ये 5वां क्रमांक का पाठ है ऊष्मा। इस पाठ में आपको दोबारा यह चीज़ आने वाली है जो कि पेज नंबर 66 पर आपको इसके बारे में जानकारी बताई गई है। देखिए आपको यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता दोनों चीज़ें बताई गई है। और औसांक क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग देखने वाले हैं औसांक एवं आर्द्रता वाले भाग में। तो आपको ये चीज़ तब भी जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे तब आपको ये प्रश्न पूछेंगे कि बेटा आपने कभी निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के बारे में जानकारी ली है क्या। तो इसका उत्तर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आपको आपके 8वीं कक्षा के भूगोल के पुस्तक में भी बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए निरपेक्ष आर्द्रता यानी सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। यहाँ पे बताया गया है कि हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता इस राशि की सहायता से किया जाता है। मतलब अगर हवा में पानी की वाष्प की मात्रा कितनी है ये हमें मापना है, तो वो किस राशि की सहायता से हम जान सकते हैं, वो निरपेक्ष आर्द्रता की सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि इकाई आयतन में हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्ष आर्द्रता यानी क्या होता है कि हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प को द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब यह प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पे दी गई है, इसका सूत्र यहाँ पे बताया गया बेटा। देखिए दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान, मतलब जो भी आपको वायु दी गई है उसमें कितना वाष्प है उसका द्रव्यमान, बटे दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान। उसी हवा में जितनी वाष्प होती है उसको संतृप्त करने के लिए कितने ग्राम द्रव्यमान चाहिए वो गुना 100 अगर करें तो आपको यहाँ पे प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता आसानी से मिल सकती है। वही सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र यहाँ पे भी आपको बताया गया है। देखिए सापेक्ष आर्द्रता पर प्रतिशत में निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुना 100 है ना। तो कितनी मज़ेदार चीज़ें मैंने आज आप लोग को बताई है। तो दोनों चीज़ें निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता हम लोग अगले कड़ी में अगले भाग में ज़रूर देखेंगे। तब तक जितना भाग आज मैंने आप लोग को पढ़ा है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए। अगले वीडियो तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।